उत्तराखंड है, देश भी युवा है, ये प्रदेश भी युवा है और उत्तराखंड भी अभी नया नया युवा अवस्था में पहुंचा है। 18 वर्ष की उम्र में हम लोग पहुंचे हैं, हमारा प्रदेश पहुंचा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मैं कुछ विभूतियों के नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि आज हम लोग केवल सीमित रह गए हैं एजुकेशन तक, आज हम केवल सीमित रह गए हैं अपने भविष्य तक। आज हमको कहा जाता है कि हम अपने भविष्य के लिए सोचें, तब भी हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं। आज देश और समाज की तो बात ही नहीं की जाती है, आज केवल स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फिजिकल मेडिकल के बारे में, अपने मोरल एजुकेशन के बारे में सोचें। आप विडंबना देखिए, एक वो 3 साल का बच्चा जिसके पिता वैद्य के रूप में जब टिहरी गढ़वाल चंबा क्षेत्र में, उनकी गृह जनपद में, उनके पैतृक गांव में और उस क्षेत्र में हैजा फैला, तो आप सोचिए वो कैसा व्यक्ति होगा जिसने अपनी जान की परवाह न करके, अपने बच्चों की परवाह न करके, जनता के समर्पण के लिए, जनता को सर्वोदय मानते हुए जनता की सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वो 3 साल का अबोध बालक जिसको ये भी नहीं पता था कि समाज किसे कहते हैं, वो अपनी बाल्यावस्था से, क्योंकि 29 साल में जो व्यक्ति 1915 में जन्मा हो और 1944 में 25 जुलाई आज उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं, जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में, वो हमसे भी छोटे उसमें रहे होंगे। आप सोचिए, हम लोग छोटी सी उपलब्धि हमें मिल जाती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम डीएम बन गए, हम एसडीएम बन गए, आईएएस बन गए, हमने बिजनेस खोल दिया, हमने कॉलेज खोल दिया, हम मैनेजमेंट चला रहे हैं, हम बड़े खुश होते हैं। हम सोचते हैं हम गांव से शहर में आ गए, हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसी समय एक बालक जो मात्र 29 साल की अवस्था में, जिसने 5 साल 7 साल से अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ों को सुनना, उनकी पीड़ाओं को सहन करना, उनकी पीड़ाओं को, परेशानियों को महसूस करना, क्योंकि वो दौर था अंग्रेजों का और उस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश को स्वतंत्र कराने के लिए जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। और उनका जो एजुकेशन पीरियड रहा, बाल्यावस्था में उन्होंने चंबा खाल और टिहरी से अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। आपको विदित होना चाहिए कि कितने अभाव उस समय थे। आज यहाँ टिहरी गढ़वाल के अनेक बुद्धिजीवी बच्चे पढ़ रहे हैं। आज पौड़ी से लेकर टिहरी तक और धारचूला से लेकर मुंशियारी तक 13 जनपदों के बच्चे सहित यहाँ पर 8 से 9 राज्यों के बच्चे और जो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं उनके भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तब इतनी संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उस बाल्यावस्था में 14-15 साल में जब वो देहरादून की ओर आए तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपना अध्ययन किया। सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, देश के हित के क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल के हित के क्षेत्र में, देवभूमि उत्तराखंड के जनता के हित में उन्होंने कई लेख लिखे। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ जब उन्होंने उनको कविताओं का रूप दिया, जब उन्होंने उसको साहित्य का रूप दिया, तो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खलबली मच गई। वो एक ऐसा समय था जब देश के लिए लोग आंदोलन में उतारू थे, जहां एक और महात्मा गांधी जी देश के लिए अहिंसा का रास्ता चुने हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बना रहे थे। और उनका वाक्यांश भी आपको याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि नरम दल और गर्म दल की कहानी भी उस दौर में शुरू होती है। पूरे देश में अनेक ऐसे योद्धा थे, ऐसे महापुरुष थे जिनको भूख थी न प्यास थी, केवल एक आस थी कि हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर एक देश के प्रति समर्पित भाव होनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो विश्व में भारत को एक उच्च शिखर पटल में लेके जाए। पूरे विश्व को पता था कि देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं,
हिंदुस्तान पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु के नाम पे जाना जाता था, क्योंकि वहां पर विवेकानंद जैसे महापुरुष पैदा हुए थे, जिन्होंने जब अमेरिका में स्पीच दिया तो अमेरिका के वो तमाम लोग, पूरे विश्व के वो तमाम लोग जो अपने आप को बड़े बड़े पदों में आसीन मानते थे, वो विवेकानंद जी के फॉलोवर हो गए। उसी तरह से श्रीदेव सुमन जी जब दिल्ली, आगरा, पंजाब, लाहौर में अध्ययन करने के, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान की बात करी, सारांश की बात करी। उसी दौरान 1930-32 का जो दौर था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 16 से 17 साल हो चुकी थी, 16-17 साल की दौर में फिर से उनको अपना प्रांत, अपने राज्य, अपने टिहरी क्षेत्र की सुध आई कि देश को आजाद कराने के साथ साथ टिहरी को भी आजाद कराना बहुत जरूरी है। तो उसी दौरान महात्मा गांधी जी नमक आंदोलन और दांडी आंदोलन को लेके 1930 के दौरान जब देहरादून में आए तो उनके विचारों से और ओतप्रोत होके श्रीदेव सुमन जी ने अपने तन मन को राष्ट्र के लिए समर्पित करना सुनिश्चित किया। वो समय आ चुका था जब वो बीच बीच में टिहरी में जाने लगे, टिहरी की जनता की समस्याओं को, राजघरानों के उन राजाओं को जिन्होंने कभी धूल नहीं देखी थी, उनको विदित करने लगे। और जब उनकी करुणामयी बातें सुन के वहां की जनता उनके साथ खड़ी होने लगी, उनके विचारों से, उनके कंठ से निकले स्वर राजा के महल में गूंजने लगे, तो उस समय राजा के जो चापलूस गुप्तचर थे, उन्होंने राजा को विदित कराया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नौजवान जो पूरी टिहरी की रियासत को बदल सकता है, उसको अगर रोका नहीं गया तो टिहरी की रियासत, टिहरी की मोनोपोली और टिहरी गढ़वाल की जो राजा की प्रताड़नाएं थी, उसके जो स्वयंभू कार्यक्रम थे, उन पे अंकुश लग सकता है। उन सारी चीजों को देखते हुए राजा के द्वारा उनको अनेक प्रलोभन दिए गए। उनको सरकारी नौकरी से लेके तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए गए ताकि वो उस मोमेंट को छोड़ के राजघरानों के साथ मिल जाए। लेकिन श्रीदेव सुमन के मन में अपने राष्ट्र के साथ साथ, कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित है, अगर वो अपने जन्मस्थली के प्रति समर्पित हो जाए तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। तो उनके मन में भी ये इच्छा थी कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो इसी कड़ी में उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए, चाहे वो कभी चंबा में हो, कभी टिहरी में हो, चाहे वो देवप्रयाग हो या नंदप्रयाग हो, उस क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में वो अधिवेशनों के माध्यम से उनकी आवाज श्रीनगर से पूरे बद्रीनाथ, केदारनाथ तक पहुंचने लगी। तो इसी बीच जब उन्होंने टिहरी रियासत के लोगों की बात नहीं सुनी, जब उन्होंने राजा की बात नहीं मानी, तो उनको फंसाया गया। उनको 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया। बाद में 20 दिन, 25 दिन देहरादून, बरेली और तमाम जगहों में उनको जेल में रहना पड़ा। 2-17 दिन जेल में रहने के बाद जब वो जेल से मुक्त हुए तो 25-26 साल का युवा फिर लौट के टिहरी में आएगा। फिर वो टिहरी में आंदोलन के लिए कार्यरत रहा, क्योंकि वो दौर था देश को आजाद कराने का, वो दौर था टिहरी से राजा के अंकुश को भी खत्म करने का। तो तमाम बिंदुओं को लेके जब उन्होंने आंदोलन किए तो फिर से एक बार उनको टिहरी कारागार में डाला गया। टिहरी जो रियासत थी, उनके राजाओं के महलों तक उनकी रात की चैन को दूर करने का काम किया। वो लोग बेचैन हो गए और उन्होंने कहा अगर ये व्यक्ति जीवित रहा तो शायद हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनकी बातों से प्रेरणा लगे। टिहरी नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग जागरूक होने लगे और दिल्ली से लेकर देहरादून तक श्रीदेव सुमन का नाम पूरे विश्व में जाने लगा था। और इसी बीच उनको इतनी प्रताड़नाएं दी गई। आप सोचिए, आपको तो ये कहा जाता है कि बेटा थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप थोड़ा सा अपने ड्रेस को ठीक कीजिए, अपने फिजिकल, अपने मेडिकल को ठीक कीजिए। अभी तो आपसे कहा ही नहीं गया कि अपने समाज के लिए समर्पित हो जाइए।
उसके बावजूद आपकी क्या स्थिति रहती है आपको पता है। लेकिन वो 29 साल 28 साल का व्यक्ति 44 दिन तक भूखा रहने के बाद जेल के अंदर जिस तरह से उनके साथ प्रताड़नाएं की गई, जिस तरह से उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, वो चाहे कंकड़ की रोटी हो या बजरी रेते में मिलाई हुई दाल उनको दी गई, अनेक प्रकार से उनको मारने की भी कोशिश की गई। और एक व्यक्ति को जब इतने दिन तक भूखा रहना पड़े, वो पानी के लिए तड़पते रहे, वो जेल के अंदर 44 दिन भूखे रहे, लेकिन उनको जल तक नहीं मिला। और तड़पते तड़पते उनको फिर कहा गया या तो आप राजघराने से मिल जाइए या आप समाज के हो जाइए। तो उनका कहना था मैं मिट जाऊंगा इस पृथ्वी पे, इस जन्मभूमि पे, लेकिन मैं अपने लोगों पे अत्याचार नहीं सुनूंगा। और इसी दौरान भूखे प्यासे तड़पते तड़पते उसी जेल के अंदर आज ही के दिन 1944, अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए। देखिए ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। 1944 25 जुलाई को उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और ये जब आज राजघराने में पहुंची, आप सोचिए कैसा माहौल होगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर श्रीदेव सुमन की डेथ हो जाती है, अगर वो लोगों को पता चल जाता है तो शायद एक नया भूकंप आ जाएगा। इस डर से उन्होंने उनकी डेड बॉडी को बिना किसी को बताए भागीरथी में बहाने का काम किया। लेकिन लोगों को विदित हुआ, एक नई क्रांति आई और ये देश भी आजाद हुआ। आज वो राजा है न महाराजा, वो क्रूर आत्माएं भी नहीं है, लेकिन श्रीदेव सुमन का नाम आज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। जिस विश्वविद्यालय में आज लगभग 200 से अधिक कॉलेज, जहां पर लगभग 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का गौरव उसको प्राप्त है। तो ऐसे श्रीदेव सुमन को हम श्रद्धा अर्पित करते हैं। और उनके इस श्रद्धा अर्पण में मैं आपसे केवल इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस कर्तव्य के लिए, जिस मनोदशा से आप इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, उसको और आने वाले भविष्य को, क्योंकि इस देश के लिए तमाम चुनौतियां आने वाली हैं। जिस तरह से आज देश के माहौल है, जिस तरह से युवा पीढ़ियों की स्थिति है, जिस तरह से हमारी मनोदशा है, जिस तरह से हमारी सोचने और समझने की क्षमता है, जिस तरह से हमारा कैलिबर है और जिस तरह से आपके अंदर एक अंतर्विश्वास है, वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान को उच्च शिखर पर भी ले जा सकता है। लेकिन जिस तरह से युवाओं की जड़ें कमजोर हो रही हैं, जिस तरह से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राष्ट्र जो हिंदुस्तान को नष्ट करना चाहते हैं, उनका टारगेट आप हो, वो आपको जिस तरह से कमजोर करने की सोच रहे हैं, उस स्थिति में इस देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा, आप इस पे गंभीरता से विचार कीजिए। अन्यथा एक दिन बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत के युवाओं को लग जाएगा। इसलिए आप अपना फिजिकल, अपना मेडिकल, अपने सोचने की क्षमता और अपने आप को आगे बढ़ाएं, इस आशा के साथ कि आप युवा HMT के छात्र छात्राओं के रूप में पूरे देवभूमि उत्तराखंड में एक सकारात्मक संदेश, एक व्यसन मुक्त युवा की प्रेरणा को उद्वेलित करें। इसके साथ मैं फिर से इन सभी भावनाओं को, आप सभी की श्रद्धा सुमन को पुनः अर्पित करता हूँ श्रीदेव सुमन जी के चरणों में। और आप सभी को इस आशा के साथ नमन करता हूँ कि आओ मिलके इस महापुरुष से कुछ ऐसा सीखें कि हम खुद भी जिए और लोगों को भी जीने के लिए अनुशोचित करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।